राजघर की राजधानी एक सुहानी घाटी में बसी थी। घाटी इतनी कोमल और सुगंधित थी कि जैसे खुद प्रकृति भी यहाँ शान से मुस्कुरा रही हो। पेड़ों की हरियाली, फलों की शाखें और रास्तों पर फैली हुई धूल के साथ साथ बिछता सूरज, इन सब का रंग यहाँ के लोगों की नीयत से भी अलग सा लगता था। साफ, शांत और कुछ हद तक धोखा देने वाला, क्योंकि नाम और असलियत अक्सर यहाँ अलग किस्म की कहानी कह जाते थे। उस राज्य का शासक था राजा वीरेंद्र सिंह। नाम में वीर झलकता था, पर व्यवहार में वो उस वीरता से कोसों दूर था जिसके नाम पर वो जाना जाता था। उसके पूर्वज सचमुच बहादुर थे। उनकी वीर गाथाएं किस्से कहानियों में गूंजती रहीं और उसी विरासत के कारण जनता ने वीरेंद्र का नाम वीर कहकर बुलाना जारी रखा। पर वीरेंद्र स्वयं किसी भी बहादुरी के काम के लिए प्रसिद्ध नहीं था। वह एक मोह की आग में जलता हुआ छोटा अहंकार और बड़ी इच्छाओं वाला शासक था। महल में उसकी 2 रानियां थीं, रानी सुनंदा और रानी पद्मिनी। सुनंदा शैली में शालीन, आंखों में गंभीरता और बुद्धि थी। उसका चेहरा कम बोलता पर नजरें नहरी थीं। पद्मिनी चुलबुली, व्यवहारिक और दिल बड़ा करने वाली थी। हंसी उसकी पहचान थी। दोनों मिलकर महल में ऐसी चांद सी चमक बनाती थी जैसे गहनों की जोड़ी, सौंदर्य और बुद्धि का संगम। पर वीरेंद्र का दिल अजीब तरह से इन दोनों की मोहब्बत में ना खोकर महल की कनिष्ठाओं की ओर खिंच गया था। इस चाहता का परिणाम उसने खुद समझा भी और अनदेखा भी कर दिया, पर परिणाम बुरा ही निकला। सेविकाओं की पीड़ा। महल के भीतर सेविकाओं का छोटा सा समूह था जो दिन रात महल की सेवा में लगी रहती थी। उनमें 2 कनिष्ठाएं खास थीं, मीरा और कमला। मीरा शांत, विनम्र और दृढ़ निश्चयी थी। कमला हृदय से दयालु और समझदार। दोनों को पढ़ाई लिखाई की कोई खास सुविधा नहीं मिली थी, पर उनकी अंतरात्मा, स्वाभिमान और धर्म उनके जीने का मार्ग थी। वो महल की छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती और किसी की आंख में झूठ नहीं डालती। पर दुखद ये था कि जो लोग ऊपर थे वो अक्सर सच्चाई से आंख फेर लेते थे। कुछ महीनों से कोई अजीब सिहरन महल के कोनों में पनपी हुई थी। राजा की रातों की हरकतें कुछ ऐसी थीं कि सेविकाओं की नींद उखड़ जाती। उनकी चुप्पी, उनकी नजरें और उनके हल्के से कांपते कदम सब कुछ संकेत दे रहे थे कि कुछ गलत है। मीरा और कमला के भीतर एक घुटन जमा रही थी। मान, समझ और आत्मसम्मान की सीमाएं अब तार-तार होने लगी थी। एक रात जब रसोई के कोने में लगी चिराग की लौ धीमी-धीमी जल रही थी और दरवाजों के पीछे हवाएं अपना काम कर रही थी, मीरा ने निश्चय किया, अब और नहीं, हमें सच बताना चाहिए। कमला ने पहली बार इतनी दृढ़ता देखी और दोनों का मन बन गया कि वो रानियों के पास जाकर सब सच कहेंगी। ये निर्णय उनके लिए बहुत भारी था, पर न्याय के लिए ये पहला कदम था। सत्य का प्रकट होना और निष्पादन। जब मीरा और कमला ने रानियों को सारी सच्चाई सुनाई तो महल की हवा मानो थम सी गई। सुनंदा का चेहरा अचानक शून्य सा बन गया और पद्मिनी की आंखों में शक की चिंगारी चमक उठी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राजा के भीतर ऐसी छिपी हुई प्रवृत्ति है। पर राजा वीरेंद्र ने जिस तरह मासूमियत और स्तब्धता का अभिनय किया, उसे देखकर रानियां भटक गईं। उन्होंने सोचा, कैसे हो सकता हमारे राजा? पर वीरेंद्र ने बिना झिझक के इन दोनों कनिष्ठाओं पर आरोप लगा दिया। ये झूठ बोल रही हैं, ये किस्मत की लड़कियां स्वर्ण सिक्कों की चाह में झूठ फैला रही हैं। उसने पूरे तर्क और अभिनय से ऐसा मंचन किया कि दरबार के कुछ लोग भी उसी झूठ पर झुकते नजर आए। और क्या रहा? नियति की ये मार्मिक घटना थी कि राजा ने मीरा और कमला को महल से निकाल देने का आदेश दे दिया। कनीजें निकली तो गांव-गांव की बातें तेज हुईं। राजा जो कुछ भी बोले उसकी शब्दावली ने जीवन भर का प्रभाव जमा लिया। लोगों ने उन गरीब कनिष्ठाओं को नीची नजरों से देखा। उनकी इज्जत टूटती रही और वो खुद को झुलसता हुआ महसूस कर रही थी। पर मीरा और कमला के भीतर कुछ टूटने के साथ ही ज्वाला भी जगी। हम सच के साथ हैं और सच की जीत करेंगे। उन्होंने अपने अंदर न्याय की उम्मीद जगाई और गांव की ओर लौट गई, पर वो अब खामोश नहीं रही। झुमका, शक की शुरुआत। कुछ दिन बाद रानी पद्मिनी को राजा के कक्ष में एक छोटा सा झुमका मिला, नाजुक, सूक्ष्म और खूबसूरत। झुमका कुछ भी हो सकता था, पर पद्मिनी की दृष्टि ने उसमें राजा के खिलाफ शक जगा दिया। उसने झुमका सुकृति सुनंदा, मतलब सुनंदा का एक और नाम, को दिखाया और दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वो रात को छुपकर राजा के कक्ष की निगरानी करेंगे। वो चाहते थे कि सत्य की सच्चाई को आंखों के सामने देखा जाए,
क्योंकि शब्दों की भाषा अक्सर कपट से धुंधली हो जाती है। रात आई, चांद थका सा चमका और महल के गलियारों में सायों का खेल चल निकला। सुनंदा और पद्मिनी ने चुपके से राजा के कक्ष की ओर बढ़कर बाहर से दरवाजे के फासले पर छिपकर देखा। उनकी धड़कनें तेज थीं, पर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके सीने पर झटका दे दिया। राजा वीरेंद्र ने एक कनी को पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। रानियां चकित रह गईं। उनके मन में जहर की तरह गुस्सा और पीड़ा उभरी। हमें उसे सबक सिखाना होगा, पद्मिनी ने हौले से कहा। सुनंदा ने ठान लिया कि राजा को उसी अंदाज में शर्मिंदा किया जाए जिस तरह वो न जाने कितनों की इज्जत से खेल चुका है। तालाब का दृश्य, मांग का बदला। उन दिनों राजा का अनुष्ठान था कि वो रोज जंगल के पास के तालाब पर स्नान करने जाते। रानियों ने योजना बनाई, वे राजा के वस्त्र चुरा लेंगी ताकि वो अर्धनग्न गांव के बीच से गुजरकर महल लौटे और सबको इसका एहसास हो। जब राजा तालाब पर नहा रहा था तो रानियां छिपकर आईं और वीरेंद्र के वस्त्र उठा लिए। राजा चौंक गया, पर उसकी मुश्किल अब और बढ़ गई, क्योंकि लोग उसे नंगा देखकर हंसने लगे और चिल्लाने लगे, नंगा राजा, नंगा राजा। राजा पत्तों से शरीर ढांककर गांव के बीच से गुजरा और चेहरे पर शर्म की आग झलक रही थी। महल पहुंचकर उसने रानियों के समक्ष अपनी गलती कबूल की। उसने मीरा और कमला को वापस बुलाकर माफी मांगी, पर लोगों की नजरों से उसे वही छाप मिली। उसकी इमेज धूल सी चिपक गई थी। ये घटना राजा के लिए बड़ा सबक बनी। उसने जान लिया कि सत्ता का दुरुपयोग न सिर्फ दूसरों का अपमान है, बल्कि खुद की नींव को हिला देने वाला काम भी है। पर कहानी का मोड़ यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रकृति और किस्मत ने आगे एक और पाठ लिखा था। जंगल का षड्यंत्र। लोमड़ी और शेर की कहानी जैसी है, वैसे यहाँ भी एक लोमड़ी चतुर और चालाक और एक शेर शक्तिशाली और भयानक एक योजना में मिले। लोमड़ी ने शेर को समझाया कि यहाँ एक राजा घूमता है जो अपना ध्यान नहीं रखता। अगर हम उसे जाल में फंसाएं तो जंगल के राजा यानी शेर का दंश अधिक महिमा पाएगा। लोमड़ी ने स्वयं को दोस्त बताकर राजा को भटकाने की चाल चली। उसने राजा के घोड़े की ओर ध्यान खींचा। राजा घोड़े से उतरकर पैदल चलने गया और वहीं पीछे से शेर ने हमला कर दिया। शेर का हमला अचानक और घातक था। उसने वीरेंद्र को पकड़ लिया और उसे मार डाला। यहाँ विडंबना की बात ये थी कि वही राजा जो दूसरों की इज्जत को तुच्छ समझता था, अब स्वयं शिकार बन गया। उसका पतन उसकी घमंडी इच्छाओं का प्रतिफल बनकर सामने आया, एक कठोर सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता था। राजकुमार की परीक्षा और मंत्री की साजिश। राजा के मरने के बाद महल में उथल-पुथल हो गई। राजा का पुत्र शौर्यवर्धन शांत, संवेदनशील और अंदर से समझदार जंगल में मौजूद था और उसने पिता की मृत्यु को देखा। पर वहीं मंत्री चंद्रकेश ने अवसर देखकर षड्यंत्र रचा। उसने राजकुमार के बदनाम होने और राज्य पर काबिज होने की योजना बनाई। मंत्री ने राजकुमार को बांधकर वहां छोड़ दिया, उम्मीद करते हुए कि राजकुमार भी वहीं मर जाएगा या बचे तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। पर किस्मत की धुरी पर एक और मोड़ रखा गया था। एक गरीब लकड़हारा धनपाल और उसका छोटा बेटा मोहन जंगल से लकड़ियां लाते हुए उस जगह से गुजरे। उन्होंने बंधे हुए राजकुमार को देखा और उसकी दशा पर तरस खाया। धनपाल ने बिना किसी देर के रस्सियां काटकर राजकुमार को छुड़ाया। मोहन ने पानी पिलाकर उसकी चोटों पर मरहम लगाया। राजकुमार ने अपने जीवन के प्रति नए निश्चय के साथ वादा किया कि वो न्याय और करुणा से शासन करेगा, एक ऐसा शासन जो किसी भी शक्ति या पद के दुरुपयोग को सहन ना करे। नया युग, आदित्यवर्धन का उदय। शौर्यवर्धन ने महल पहुंचा, मंत्री की साजिशों का पर्दाफाश कराया और सख्त न्याय किया। उसने अपने पद को राजनीतिक उपमा नहीं बनने दिया। उसने नाम बदलकर राजघर को नई दिशा दी और अपने नाम पर राज्य का कार्य को न्यायशीलता से चलाया। आदित्यवर्धन के नाम से वो अब प्रसिद्ध हुआ। उसने मंत्री चंद्रकेश और उसके सहायक सिपाहियों को दंडित किया ताकि भविष्य में कोई भी राज्य में षड्यंत्र करने की हिम्मत ना कर सके। आदित्यवर्धन ने महल में सृजनात्मक परिवर्तन किए। गरीबों और सेविकाओं के लिए विशेष नियम लागू किए गए। कनीजों की इज्जत की सुरक्षा हेतु कड़े कानून बने और दरबार में आम जनता की सुनवाई को सुनिश्चित किया गया। उसने रामू को यानी धनपाल को और मोहन को महल में सत्कार किया और उन्हें सम्मानित किया ताकि ये संदेश जाए कि राष्ट्र की असली शक्ति उसके सरल और सच्चे लोगों में है। गांव की कहानियां और नई परंपरा। धीरे धीरे राजघर बदल गया। जहां पहले सिर्फ राजाओं के नामों की गूंज होती थी, अब वहां न्याय, समानता और करुणा की कथाएं गूंजने लगी।
लोग अब रात में अग्नि के पास बैठकर वही पुरानी गाथाओं के साथ नए प्रसंग सुनाते। कैसे एक साधारण लकड़शारे ने राजघर का भविष्य बचाया, कैसे दो निडर कनीजों की हिम्मत ने रानियों को सच दिखाया, और कैसे एक युवा राजकुमार ने अपने पिता की गलतियों से सीखकर राज्य को एक नया पाठ दिया। रानियां सुनंदा और पद्मिनी का भी सम्मान बढ़ा। उनकी संवेदनशीलता और निर्णय ने साम्राज्य की रीढ़ को सही दिशा दी। पात्रों का अंतर्दृष्टि। वीरेंद्र सिंह पहला राजा, नाम में वीर पर आचरण में दोषी। उसने सत्ताधिकार के अहंकार के चलते बहुत कुछ खोया। उसका पतन हमें ये सिखाता है कि शिखर पर दिखने वाली शक्ति तभी अर्थ रखती है जब वो अंदर से शुद्ध हो। रानी सुनंदा और रानी पद्मिनी, इन दोनों ने समय पर साहस दिखाया। उनकी सूझबूझ ने राज्य का संतुलन बचाया। मीरा और कमला, दोनों साधारण स्त्रियां थीं, पर उनकी सच्चाई, हिम्मत और इज्जत के लिए लड़ने की क्षमता ने न्याय की राह खोली।